नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हमारे साथ हैं अखिलेश अवस्थी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं, जिला योजना समिति कानपुर के सदस्य हैं। ककवन क्षेत्र आपका आता है। स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। आज हम आपसे छोटी सी परिचर्चा करेंगे, विकास के पैमाने को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भाजपा के भी सदस्य हैं एक तरीके से छोटी इकाई के। फिर भी उस आपके क्षेत्र में जिस तरीके का विकास हो रहा है, दीनदयाल जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है वो विकास करेगा जब विकास की परिकल्पना संपूर्ण होती है। आप तो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आप अपने गांव को, जितने भी गांव हैं, अप्रोक्सीमेटली जो शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले बातें हैं, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हैं, आप संतुष्ट हैं उनके विकास से? बेसिकली जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा, विकास की परिकल्पना पूर्ण नहीं होगी। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका मैं कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख जो मिशन है, वो यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम अब विकास की जो स्कीम है, जो विकास की योजनाएं हैं, वो वहाँ आपकी जो छोटी मोटी योजनाएं जितनी भी हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए। जी। तो पहले तो विकास का पैमाना जो हम लोग तय करते हैं या आम जनता तय करती है वो शिक्षा है। जी। शिक्षा में पहला पायदान प्राइमरी स्कूल है। जी। हम वहीं से लेते हैं। आपके क्षेत्र में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, जितने भी हैं, 10, 20, 50, 100, जी, क्या आप उनकी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं या अभी इसमें विकास की जरूरत है? बहुत विकास की अभी गुंजाइश है। इस संबंध में मैं जब भी संबंधित अधिकारियों से मिलता हूँ तो मैं उसकी जिक्र भी करता हूँ। अभी मैंने खुद भी एक विद्यालय गोद लिया हुआ है और उसके विकास के लिए स्वयं अपने धन से और लोगों के सहयोग से उसके विकास के लिए लगातार लगा हुआ हूँ। इसके अलावा भी जितने भी प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय हैं, उसके लिए अभी जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके सामने भी मैंने ये चर्चा उठाई थी और ये प्रश्न किया था और एक सुझाव दिया था कि सभी विद्यालयों में पहले विद्यालय एक निधि होती थी, उसमें कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो पिछले 10 से 15 साल, 20 साल से पड़ा हुआ है। वो एक विद्यालय में 1-1 लाख या 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अच्छा, जो उसके डेवलपमेंट के लिए आया, लेकिन उस पैसे का यूज नहीं किया गया। वो आज भी ब्लॉक होके पड़ा हुआ है। कई ऐसे विद्यालय हैं, मैं खुद अपने यहाँ ककवन जिला पंचायत क्षेत्र की बताऊं कि ककवन मुख्यालय में ही एक जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पर बाउंड्री नहीं है। तो गौवंश, जब आवारा गौवंश इधर उधर घूमती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बाउंड्री जब टूटी हुई होती है तो वो गौवंश अंदर आ जाती हैं और बच्चे इसके साथ और वहीं पर बरामदे में ही गोबर कर देती हैं और कई बार बच्चों को या शिक्षकों को या हम लोगों को बोल के सफाई करनी पड़ती है। ये स्थिति बहुत दुविधापूर्ण होती है कि जब बच्चे विद्यालय, जब फंड पड़ा होता है, मान लीजिए डीआईएस के पास, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, वो रिलीज नहीं करते हैं या आप लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं रह जाती है? नहीं, एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि है क्या कि अब कुछ सिस्टम बदल गया है। अब जो ग्राम प्रधान को इतने ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं तो इसलिए ग्राम प्रधानों के पास ही उन विद्यालयों में जैसे बाउंड्री बननी है या शौचालय बनना है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए ग्राम प्रधान को ही रहता है। तो कई बार ग्राम प्रधान लोग अपनी व्यस्तता के कारण, छोटी सी एक बात जोड़ दूं, एक सफाई सदस्य भी हर ग्राम में होता है जी, और प्राय देखा गया कि ग्राम प्रधान का दरवाजा साफ कर देता है तो पूरे गांव का दरवाजा साफ हो जाता है। एक कमोबेशी स्थिति आपके यहाँ भी है? लगभग सब जगह है। वो सफाई कर्मी गांव में सफाई तो करता नहीं, या तो कमी आता है, कभी कभी आके प्रधान जी के दरवाजे पर झाड़ू लगा देता है। कि मान लिया जाता है कि राजा का घर साफ हो गया, सबका घर साफ हो गया। ये कमोबेश स्थिति स्वच्छता के अभियान के उन सफाई कर्मियों की है। कई तो काफी पढ़े लिखे होते हैं और वो आते भी नहीं है और प्रधान जी से अपना हिसाब किताब थोड़ा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति देखने को आपको मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, ऐसी शिकायतें लगातार आती रहती हैं और लगभग सभी कमोबेश 90% से ज्यादा ये शिकायतें हैं कि सफाई कर्मचारी समय जो सबसे बड़ा आज का दानव है प्रदूषण। आपके यहाँ वृक्षारोपण की स्थिति क्या है ककवन में? आप अपने वृक्षारोपण की स्थिति संतुष्ट है? हरा भरा ककवन दिखता है? नहीं, वृक्षारोपण की स्थिति है कि अब सीजन चालू हुआ है वृक्षारोपण का। इस संदर्भ में हम लोग लगातार वन विभाग से संपर्क में हैं और हमारे यहाँ पास में एक हमारी जिला पंचायत में सांभी झील है, तो वो एक लगभग 500 बीघे में फैली हुई झील है। उसके लिए जल संचयन के लिए और वृक्षारोपण के लिए मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है मेरे साथी विकास तिवारी एडवोकेट उनके साथ। तो मैं लगातार अब इस पर थोड़ा सा चर्चा हम कर लें। आपने कहा कि वृक्षारोपण अब करवाया जाएगा क्योंकि अभी समय आ रहा है जी। इससे पहले इसका मतलब 50% मान लें खाली जगह है या उससे ज्यादा?
जगह मापने का जगह का पैमाना मतलब नहीं मापदंड है। जो हरियाली दिखनी चाहिए। जी, आम के पेड़ हैं, आपके यहाँ यूकेलिप्टस तो बंद है, लेकिन देख रहे हैं चारों तरफ यूकेलिप्टस लग रहे हैं, जी, तो उनको तो रोकना पड़ेगा, जल संचयन कहाँ से हो पाएगा। जी, तो एक तो स्थिति ये बनती है कि जो आपके यहाँ छोटे छोटे तालाब बनाए गए थे, जी, तो कई तालाब तो बंद हो गए, जी, एक झील छोड़ दीजिए, जी। बाकी तालाबों की स्थिति ठीक है। नहीं, ये तो कमोवेश जो ककवन है वो भी यूपी के ही मानचित्र में है, तो जैसे स्थित सब जगह है वैसे ही कमोवेश वहाँ पर भी तो है। अभी तालाब देखिए, जैसे कि आपने नगर में ही देख लीजिए, जी। कानपुर नगर में भी आप देखिए 200 से ज्यादा तालाब है। जी, 200 से ज्यादा तालाबों पर बिल्डिंगें खड़ी हैं, जी, तालाब हैं ही। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनको खाली करा लिया जाए। जी, तो शिक्षा मित्रों की भर्ती के लिए माननीय कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं, तो क्या तालाबों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं है? नहीं, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि तालाबों पे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी वो हटा के हाँ। और उन्हें खाली कराया जाए, इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जो एकदम घनी बस्ती के बीच में कभी कोई तालाब रहे हैं, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व की लिखा पढ़ी में तालाब है, परंतु अब वहाँ भवन बन चुके हैं, तो जो भी भवन मालिक हैं उनसे उतनी जगह की भरपाई करके और अन्य जगह उनसे या तो खरीद के उससे ज्यादा जो भी करना है जी, वो करना है ना, लेकिन नहीं बिल्कुल हो नहीं रहा है। बिल्कुल करना है। तो ये तो कमी दिख रही है ना आपके यहाँ जिला पंचायत में। तीसरी कमी जो मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का भी कहा गया कि जो अवैध सार्वजनिक जगह पर मंदिर बनाए गए तो उनको शिफ्ट कर दिया जाए। सड़क अवरोध कर रहे हैं या छोटी छोटी जगहों पर बन गए हैं, ये भी बड़ी समस्या है नगर में। नगर में भी है और आपके यहाँ भी है। नहीं, मैं फिर से आपके पहले पुरानी वाली बात पे, तालाब पे 1 मिनट का समय चाहूंगा। बेसिकली है क्या कि अभी भी तालाब जो बहुत पहले कभी घनी बस्ती में रहे, जैसे मैं अपने गांव की बात बताऊं कि मेरे गांव ही तालाबों का गांव कहा जाता था, क्योंकि वहां पर जब सड़क पे चलिए तो दाएं बाएं कई तालाब रहे। तालाब में क्योंकि वो रोड पे रहे तो मकान बन गए, सब लोगों ने, किसी को अलॉटमेंट हुआ, बाद में भले वो कैंसिल हो गया। नहीं, मैं आपको बता दूं, एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आर्श एंड पांड्स आर नॉट स्टेट गवर्नमेंट लैंड। तालाब और बगीचा स्टेट गवर्नमेंट की लैंड नहीं, अलॉटमेंट तो बड़ी दूर की चीज है, कोई अधिकारी कर ही नहीं सकता उसे। नहीं, ये सन जब चकबंदी से पूर्व में ये आदेश लागू नहीं था, और चकबंदी के पूर्व में कई ऐसे आदेश हैं कि जिसमें वो तालाब की भूमि पर भी ग्राम सभा के द्वारा आवंटन किया गया और उनको अलॉट की गई। और तो ग्राम सभा ने उसका आवंटन किया, कहीं जगह दी। तालाब तो होने चाहिए ना, जब संचयन नहीं होगा तो ट्यूबवेल का वाटर लेवल नीचे जाएगा, पानी की समस्या तो देख ही रहे हैं आप। तो वो ग्राम प्रधान बाध्य नहीं है दूसरी जगह देने के लिए। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ग्राम प्रधानों ने यहाँ तक कर दिया कि जो विनोबा भावे ने जमीन गोवंश चरने के लिए भूदान आंदोलन चलाया था, उसकी जमीन भी गांव कहीं दिखती है? हाँ, नहीं दिखती है। ये जब पूर्व में मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ कि जब पूर्व में ग्राम प्रधान थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इतनी ज्यादा, तो कई बार ऐसे उन्होंने निर्णय लिए जिस निर्णय को लेने के लिए उनके पास अधिकार भी नहीं थे, और वो निर्णय आज बहुत ज्यादा उसके को प्रभाव देखने को मिल रहा है। मतलब वो एक संक्रमण बीमारी के रूप में फैल रहा है आज भी, संक्रमण कहेंगे इसको? जी, कह सकते हैं आप। तो तीसरी बड़ी समस्या है आती है, विकास के ही पायदान पर चलते हैं। जो हमारे पास जलाशय नहीं होगा, हमारे पास प्रदूषण की ये समस्या वृक्षारोपण के कारण है, तालाब के कारण है। अब आइए हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। चारों तरफ नगर में कहा गया कि मंदिर में वो घंटी या मस्जिद की घंटियां उतारी जाएंगी, जो माइक बजते हैं, 10 के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं, लेकिन उस आदेश का भी कहीं पर हमको क्रियान्वयन नहीं दिखता। तो इसके लिए भी कुछ है, आप लोग योजना बनाते हैं, नहीं भाई हम लोग सामूहिक रूप से विकास करें, भाई थोड़ा धीमे बजाओ, ऐसा कभी देखने को मिला? दरअसल ये प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रश्न इसलिए क्योंकि ये प्रश्न हम सबके लिए है ना, सब पर है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न इतना बड़ा है कि शायद मैं इसका जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। बेसिकली कि हम सब लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। बात धर्म की नहीं है, बात कोई भी आदमी एक मूर्ति रखता है। अभी मैं सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तो मैंने देखा कि एक मंदिर रखा है, काली जी मूर्ति बनी, ऊपर छत नहीं है, ऐसे खुले में उसी बगल में सुअर बैठा हुआ है। इसे क्या कहेंगे? धर्म है? इसे धर्म नहीं कहेंगे। ऐसी चीजें जो है, ये तो जो कर रहे हैं वो तो मैं कहूंगा कि खुद हिंदू होकर हिंदू धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हिंदू धर्म भावना के साथ हम कहा धर्म के नाम पर अगर ये आडंबर देखने को मिलेगा तो धर्म क्या विकास में आबाधा नहीं डालेगा? सड़क बीचों बीच, सड़क पर आप एक्सप्रेस रोड पर देखिए मजार बनी हुई है, बिल्कुल बीचों बीच में। इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता या कहीं और नहीं किया जा सकता? नहीं है, सड़क बाधित है,
तो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है, तो रखनी पड़ता है। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पूर्व में हमने चीज देखी, अभी एक्सप्रेस वे बना पूर्ववर्ती सरकार में, तो मैंने मेरे यहाँ बिल्लौर के पास में मैंने देखा कि वहां पर कुछ मजारों को बचाने के लिए उसके ऊपर कई कई करोड़ रुपए खर्च करके और वहां से बाईपास मतलब उस जगह इस जगह टेढ़ा कर दिया, उठा दिया गया कई जगह। तो ऐसा रहा है, पूर्व में देखने को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी का स्पष्ट है कि कोई तुष्टीकरण किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय का नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र और समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए छोटी समस्याओं से आगे थोड़े बढ़ते हैं। एक समस्या है बाल कुपोषण की। जैसे आपके यहाँ आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलते हैं, ये आपके क्षेत्र में आता है, जिला पंचायत का काम है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम आता है, दलिया बढ़ती है, पौष्टिक आहार के लिए मिड डे मील बढ़ता है, फिर भी कुपोषित बच्चे और बाल श्रम ये दोनों ही अपने चरम पर है, रुक नहीं रहे हैं। तो आपकी पंचायत में कभी मुद्दा उठता है कि भाई इनके लिए भी कुछ काम किया जाए? जो पीएससी अस्पताल है वहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। बेसिकली यही वो मुद्दे हैं जो समाज के आखिरी तब्के या सबसे निचले वर्ग से जुड़े हुए हैं। कुपोषित, शिक्षा, यही एक मुख्य मुद्दे हैं जो छोटे लेवल तक में हैं। हाँ, जो ज्यादा नहीं उठ पाते, उठते हैं तो उस पर उतनी जगह सही तरह से क्रियान्वयन नहीं होता। यद्यपि ये सरकार इस बारे में बहुत सीरियस है और सभी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र नए नए स्थापित किए जा रहे हैं, मेरे यहाँ भी मेरे ककुन में ही अभी 7 केंद्र बनाए गए हैं। तो आप अच्छे केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। अब तक तो जो आंगनबाड़ी का जो स्वरूप देखा गया है, जो उसका व्यवहारिक रूप देखा गया, वो ये था कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो दलिया वलिया अपना घर में बेच लेते थे और कुछ बस्ता वस्ता नहीं था। प्राइमरी विद्यालय में ही आंगनबाड़ी का कार्यक्रम रख दिया था कि कमरा भाई इनका हो गया, 2 कमरे का विद्यालय एक आंगनबाड़ी ने कब्जा कर लिया, एक में 5 क्लास चल रही है। ये स्थिति कमोबेश है कि नहीं है? ये स्थिति अभी तक सब जगह थी, लेकिन अभी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अलग से उसके लिए भवन बनाने के लिए राशि आवंटित की गई। शायद 8 लाख कुछ हजार रुपए आवंटित होती है, जिसमें ग्राम सभा और कई 2-3 विभाग छोटा छोटा काउंट्री करके देते हैं। लेकिन स्थान की जो बात कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज भी आंगनबाड़ी केंद्र वहीं प्राइमरी विद्यालय के ही प्रांगण में या जूनियर हाई स्कूल के ही प्रांगण में एक काफी जगह घेर कर और वहीं पर उनका जो व्यवहारिक स्वरूप ये था कि शाम को लालटेन मिलती थी, आप बच्चों को जब स्कूल में नहीं होगा शाम के वक्त खेल के लौटेंगे तब आप घंटा 2 घंटा उनको इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। तो क्या करते हैं 10 बजे जब स्कूल खुलता है, वही बच्चे जो प्राइमरी में मिड डे मील खा रहे हैं वही आंगनबाड़ी का मिल, एक टाइम में कितना मिल खा जाएंगे भाई बच्चे? इसका कहीं न कहीं नियोजन होना चाहिए ना। अपवाद स्वरूप है, कहीं पर बहुत ज्यादा व्यवस्था है। वैसे मेरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरे क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र अलग बने हुए हैं और उनके लिए सभी जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ हमारा आपसे चर्चा का मतलब यही था। जब ये आप पूछ रहे हैं, कल मेरा कैमरा मैन रिपोर्ट लेके आएगा तो ये बातें साफ होंगी। खैर, अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है। जनरली मैं जो जितना मेरा क्षेत्र है, मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र में हम सभी लोग इस बात के लिए विशेष ख्याल रखते हैं कि बच्चों को सही जगह से। अब छोटी बात करें, महिलाएं हैं, औरतें हैं, कुपोषित हैं, बच्चे हैं, एक पीएससी सेंटर बनाए गए हैं जी। पीएससी सेंटर की क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं? आपके जितने भी पीएससी सेंटर? नहीं, पीएससी सेंटर आज भी फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि ककुन यूपी के मानचित्र से बाहर नहीं है। जो पीएससी सेंटर के हालत लगभग सब जगह है, वो वहां पर भी मेरे ककुन क्षेत्र में है। और मैं ककुन क्षेत्र की एक बात और बताऊं, ककुन क्षेत्र शायद आपका जाना नहीं हुआ हो। मेरा जो ककुन क्षेत्र है वो मेरे कानपुर नगर जनपद का आखिरी गांव है, मेरी बिल्लौर विधानसभा का आखिरी गांव है और मिश्रिक लोकसभा का भी आखिरी गांव है। तो मेरा ये मानना है कि जो सभी सरकारी योजनाएं जो केंद्र से चलती हैं, जो प्रदेश से चलती हैं, जो जनपद से विधानसभा और लोकसभा से चलती हैं, मेरे गांव तक आते आते थोड़ी सी धीमी पड़ जाती हैं। अगर मैं ये कहूँगा बहाव जो है, नहर का बहाव टेल तक नहीं पहुंच रहा है, नॉर्मल रहता है। तो अभी तो राजीव गांधी का कथन कि 1 रुपए गया तो 15 पैसे ही पहुंच पाया, दोनों चीजों में अंतर है। राजीव गांधी जी ने इसलिए इस बात का कथन किया था क्योंकि उनकी सरकार में उनके संज्ञान में था कि जो बीच के बिचौलिए हैं वो बहुत ज्यादा खा जाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में या योगी जी के शासनकाल में बिचौलिए खत्म हो गए? आप मानते हो ऐसा? हाँ, लगभग खत्म हो गए। उसका मैं वजह बता देता हूँ। एक तो डीबीटीएल स्कीम आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अभी तक गैस एजेंसियों में जो गैस कनेक्शंस होते थे उसमें जो सिलेंडर बेच के सब्सिडी लोग खा जाते थे, आज एक सिंगल, नॉट ए सिंगल पेनी, 1 रुपए 1 पैसा भी कोई बिचौलिया नहीं खा सकता। चर्चा ठोकूं कि जैसे अब आपने कहा कि हमारी उज्ज्वला योजना सबसे बढ़िया, तमाम लोगों से बातचीत जी, फ्री का कनेक्शन हमने बांट दिया, मोदी जी हर माइक से फ्री कनेक्शन बांट दिया, लोन में कनेक्शन बांट दिया।
नहीं, मेरी बात समझिए, वो फ्री का ही कर मार्केटिंग आपकी जो है लोन नहीं, आप मार्केटिंग कह सकते हैं, ये आपका व्यू है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो उज्ज्वला योजना आई, उस उज्ज्वला योजना के तहत हर वो घर जिसमें जो पैसे से फ्री में किया, ये आप कथन बड़े जोर जोर से कहते हो। जैसे युधिष्ठिर कहते थे नरो या कुंजरो, कुंजरो बड़े धीमे से कहा। तो ये जो मार्केटिंग की बात है, जो लोन की बात है, ये बड़े धीमे से कहा जाता है, और उन्हें फ्री बांट दिया, तमाम घरों में माताएं बहनें ले रही हैं। सच्चाई ये है कि उनके पास 800 रुपए दोबारा सिलेंडर भराने नहीं होता। नहीं, मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म करूंगा कि बेसिकली है क्या कि लोन आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि लोन आपको अपने पास से तो देना नहीं है, वही सब्सिडी इन द सेंस की वही सहयोग राशि जो सरकार आपको देती है, उससे क्रमशः गरीब आदमी सब्सिडी के लालच में ही सिलेंडर ले रहा है, और वो 800 रुपए अगर उसके पास सिलेंडर होते, 800 रुपए होते तो वो सिलेंडर दोबारा नहीं भराता। तमाम हालात हमारे रिपोर्टर जो लाते हैं। नहीं, माननीय मोदी जी ने अभी ये थोड़े दिन पहले ये जारी हुआ है कि इस वर्ष के बाद 6 कनेक्शन आपके पास, आपके उज्ज्वला योजना में चाहे लोन हुआ हो चाहे कुछ हुआ हो, 6 जब तक रिफिल भराएंगे पूरी सब्सिडी आपके खाते में जाएगी। एक प्रैक्टिकल हकीकत बताएं जी। गाँव में बिजली पहले क्या था कि फ्री में अपना कुछ लोग कटिया जला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जला रहे हैं, चलाते थे। अभी एक कहा कि आप लोग फ्री कनेक्शन ले लीजिए, तो हम गाँव के लिए 18,000 हमने कनेक्शन दिया, आपका 1,18,000 कितना है गाँव को जोड़ा आपने फ्री कनेक्शन में। जैसे लोग कनेक्शन लेते हैं वैसे उनका मीटर लग जाता है, ठीक। अब जिनकी फ्री की आदत पड़ गई है, उनके यहाँ मीटर लग गया, तो समस्या तो उनको है, वो उसको ओढ़ बिछा नहीं पा रहे हैं बिजली को। तो ये जो चीजें हैं, आप जब कहते हो फ्री का और बाद में उसके साथ एक लकुंदा जोड़ देते हैं। नहीं, आप एक मेरी बात पूरी तरह समझिए। फ्री कनेक्शन मतलब वो कनेक्शन, मैं पहले उज्ज्वला पे आ जाता हूँ, आधा मिनट 30 सेकंड में क्लियर करूंगा। उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जो सच में अभी तक चलाई जा रही मोदी साहब की योजनाओं सबसे अच्छी योजना है, क्योंकि और जहां पर आप लोग बात कर रहे थे कि अंतिम वर्ग तक पहुंचने तक, जब पहले 5 करोड़ का लक्ष्य था तो सेक डाटा 2011 के SECC डाटा के आधार पर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन बांटे जा रहे थे। उसके बाद भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लगा, माननीय मोदी साहब को ये लगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेक डाटा में कनेक्शन नाम नहीं है, लेकिन उनके घर में वो पैसे से संपन्न नहीं है, उनके यहाँ फ्री कनेक्शन जाना चाहिए, उज्ज्वला कनेक्शन जाना चाहिए, तो उन्होंने एक नियम किया कि जितने भी अंत्योदय कार्ड धारक हैं, वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, उनको फ्री निःशुल्क गैस कनेक्शन। साथ में SC ST वर्ग, जो भी अनुसूचित जनजाति जाति का हो, सिर्फ उनको जात प्रमाण पत्र एक लगाना है, आधार कार्ड देना है और जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, 1 भी रुपए नहीं देना, उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन तो आ जाता है, वो आ जाता है। वही मैंने कहा कि एक बार हम गए किसी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई मेरी माता जी का नाम आया हुआ है, आप दे दीजिए। पता नहीं कैसे आ गया था, लोगों ने कहा जी चलिए, हमको चाहिए नहीं था। तो भैया ऐसा है कि 1 हफ्ते बाद आइए, 1680 रुपए दीजिए तभी ले जाइए, नहीं तो 1680 रुपए का जब तक आपकी सब्सिडी नहीं करवाओगे तब तक का लोन होगा, वो 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा। चलिए खैर, बहुत सारे लोग ले आए हुआ, तो ये प्रैक्टिकल अनुभव रहा, इसलिए मैंने बताया कि लोन था। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जो लोन है वो सिर्फ जो आपने गैस ली है, भाई आपको कनेक्शन तो फ्री में दिया जा रहा है, आपका जो सिलेंडर का सिक्योरिटी चार्ज होता है वो नहीं लिया जा रहा, आपसे अदर पैसे नहीं लिए जा रहे, कनेक्शन का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, ना पाइप का लिया जा रहा, ना रेगुलेटर का लिया जा रहा। क्या है वो उसमें जो अब आपकी गैस जो फिल होके आई है, जो पहली बार गैस आई है, तो गैस का पैसा तो देना बनता है, और वो भी आप अभी नहीं दे रहे हैं, वो आपको एक बाद में किस्तों में और जो सब्सिडी मिल रही है उससे कट रहा है। ऐसा सिस्टम है जी। तो अभी हमने आपसे चर्चा की PSC की, शिक्षा की, अब थोड़ी चर्चा करते हैं सुरक्षा की। जी। सुरक्षा की व्यवस्था जो है सर गाँव में अभी भी चौकी इंचार्ज की हनक होती है जी। आपके यहाँ जो गांव भी है, शहर भी है, लगभग कस्बे हैं जी, एक तरीके से देखा जाए, आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था आपके यहाँ बिल्कुल चाक चौबंद मान रहे हैं? पहले से बहुत बेहतर है सुरक्षा व्यवस्था की। मैं बात कहूँ, आज भी अभी थोड़े दिन पहले चोरी डकैती नहीं होती, मैं थोड़े दिन पहले नहीं होती, मैं थोड़े दिन पहले का एक सर्वे बता रहा हूँ कि आज भी जिस आबादी के आधार पर थाने और चौकी की और पुलिस वालों की व्यवस्था होनी चाहिए, नियुक्तियां होनी चाहिए, वो आज भी नहीं है। एक बहुत बड़े वॉल्यूम पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मान लो कि मेरे थाने में 50,000 की आबादी पड़ती है और अगर वहां पर 20 या 25 या 30 या 35 लोग पोस्टेड हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक बहुत काफी लोगों के बीच में एक पुलिसमैन की या एक दरोगा की भर्ती होती है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। और दूसरी चीज ये है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं
जिन्हें कोई मेहनत का पैसा नहीं कमाना, जिन्हें सिर्फ बेईमानी चोरी डकैती करनी है, और किसी की भी सरकार रहे वो करेंगे। अभी जो प्रैक्टिकली देखने को मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे बढ़िया योजना आपकी है, सबको आवास मिले, तो 1.5 लाख मिलता है। पहली किस्त में ही प्रधान जी 20,000 रुपए का बेड डाल ले लेते हैं। ये आपके घर हो रहा है कि आपके घर नहीं होता है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। उसकी मैं बेसिकली बता दूं कि जो जिला पंचायत सदस्य होता है, कहने को मिनी विधायक के रूप में तो सब कुछ देखना है। हाँ, मिनी विधायक के रूप में हर पहलू देखेगा। मिनी विधायक के रूप में कहा जाता है, लेकिन जिला पंचायत की कोई निधि नहीं होती। क्योंकि अवस्थी जी मैं बता दूं कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में है, किसी पे छपरा लटक रहा है, स्लैब अभी बहुतों पे नहीं पड़ी, 50% पर स्लैब नहीं पड़ी। ये कड़वा सच है हमारे कैमरे की नजर से। तो जो स्लैब क्यों नहीं पड़ती भाई? पैसा तो आया पूरा, लेकिन बीच से पैसा का जो बिचौलिया भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इसीलिए घुमा के वहां ले आया हूँ कि बिचौलिया पर अभी गया नहीं है, वो वही है, उनका बिड्डाल चला गया। नहीं, मैं अगर मुझे समय दो आप, तो मैं पूरा क्लियर कर सकता हूँ। मैं अपनी बात फिर से शुरू कर रहा हूँ कि जो ग्राम प्रधान, ये मैंने क्यों कहा कि मुझसे मत पूछे, क्योंकि कई बार ग्राम प्रधानों को ये लगता है कि जिला पंचायत सदस्य के पास तो कोई अधिकारी नहीं होता, और कहने को कि जिला पंचायत कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो 25 ग्राम प्रधान है। ग्राम सभा जो होती है उसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, उसको वित्तीय अधिकार होते हैं, और जहां पर वित्तीय अधिकार होंगे वहां पर सवाल उठना जायज है। एक नॉर्मल सी व्यवस्था है, वो सही करे या गलत करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब प्रधान गलत होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब प्रधान, मैं ये भी गारंटी नहीं लेता हूँ व्यवस्था तो उनको करना ही है, लेकिन व्यवस्था में क्या है, इस तरह की व्यवस्थाएं बीच में संचालित कर ली जाती हैं। मैंने समाज में पूर्व में ऐसे ग्राम प्रधान पूर्ववर्ती सरकार में देखे कि जो बिल्कुल वो जो आधा बांट लेते थे। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब बहुत सुधार हो गया है। नहीं, अब मैं तो ये मानता हूँ कि अब जिस तरह से खाते में जा रहे हैं पैसे, तो अब कोई भी पैसा नहीं ले रहा, अब कहीं कोई दलाल बिचौलिया है। खुशबू सुनकर कौन सी कहावत थी वो बता रहा है, छतें बता रही हैं, इमारतें बता रही हैं, वो कहीं कोई हो तो अब समाज में व्यवस्था सुधरी है, बहुत सुधरी है। आप चौपाल लगा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को आदेश है भाई आप लोगों के बीच में जाइए, उनकी समस्याएं सुनिए। ठीक है, समस्याएं अभी हमने जिस हिसाब से पीएससी की चर्चा की, तालाबों की चर्चा की, शिक्षा की चर्चा की, सुरक्षा की चर्चा की, कमियां तो है, विकास तो यही में होना है ना, विकास का कोई और पैमाना है नहीं। आप तो पत्रकार वाली बातें हैं, मेरी आप बात समझिए। बेसिकली है क्या कि हम लोग, जैसे आपने ये स्टूडियो बनवाया, तो जब ये बना होगा तब कई सामान इधर गए होंगे, उधर होंगे, क्योंकि पहले से अव्यवस्थित था। आज बहुत सुंदर स्टूडियो लग रहा है। सेम वही चीज है, क्षेत्र और समाज और देश की व्यवस्था पहले से इतनी ज्यादा गंदी हो रखी थी, इतनी ज्यादा खाई खुद चुकी थी, इतनी ज्यादा अव्यवस्था, इतनी ज्यादा बेईमानी, चोरी और ये सब मक्कारी हो गई थी, जिसको मतलब पूरी तरह सुधार की हो रहा है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत सुव्यवस्थित समाज में 4 सालों में रेलें नहीं चल पाई ठीक से, 18 घंटा 20 घंटा आज भी लेट चलती हैं। तो विकास के पैमाने में जब हम आप सपना हमें दिखाते हो या भेजते हो कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे या विकास को उस लाइन तक ले जाएंगे, न्यू इंडिया का विजन दिखाते हो, जब हम ट्रेन पर बैठते हैं तो अंदर कुड़ते हैं कहीं ना कहीं, ये कौन सा विकास का पैमाना है? ऐसे तमाम जब हम वहां जाते हैं, उर्सला अस्पताल में जाते हैं, तो हम कुड़ते हैं कहीं कहीं। जो प्राइमरी स्कूल के हालात को देखते हैं तो कहीं ना कहीं रंज पैदा होता है। तालाबों की स्थिति देखते हैं, प्रदूषण पर टॉप कर रहे हैं शहर को, आपने पेपरों में पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के कुछ दिखता नहीं और बिकता सब कुछ है। नहीं, अगर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछूं, आप बताइए क्या पूर्ववर्ती सरकारों से इस सरकार में आपको व्यवस्था सुधरी? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारें से हमने जो अपेक्षा की थी नहीं पूरी की, हमने उनको हिसाब किताब करके विदा कर दिया। तो क्या चाहते हैं कि अब की बार मैं पूछ रहा हूँ पहले से आपको बेहतर है कि नहीं? मैं उससे वही चीज कह रहा हूँ कि अव्यवस्था बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने ट्रेनों के लिए, रेलवे लाइन के लिए, अभी आप खुद देखिए, अभी यही कानपुर से जो कासगंज मथुरा के लिए जाती है, उसके विद्युतीकरण की योजना चल रही है, पूरे खंबे अम्बे गड़ चुके हैं। तो अब धीरे धीरे ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा पहलू है, एकदम तुरंत नहीं कुछ हो सकता, गधेली पे हाथ हम नहीं जम सकता। धीरे धीरे हम लोग सुधार की हो रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे। और अब 10 महीने चुनाव के बचे हैं जी, तो आप तो यही हमको दिखाएंगे कि हमने विकास किया, क्योंकि बहुसंख्यक जनता जो महसूस कर रही, किसानों के पास आप जाइए, आपकी बीमा योजना है। अभी हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि बैंक वाले, ग्रामीण बैंक जितने भी हैं, तो 20 रुपया 50 रुपया काट लेते हो, बता नहीं पाते क्यों कट गया, बोले कट गया जाइए आप। किसान बहुत ही उद्वेलित है इस बात को लेकर के कि तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं,
फिर छोटी छोटी रकम कट जाती है इसकी। बीमा योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है, ये महसूस करते हैं लोग। नहीं, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। बीमा योजना, मैं गांव ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, आप शहरी क्षेत्र से हैं। मेरे यहाँ बीमा योजना का, मेरे जितने किसान हैं जिनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ था, बैंक से जिनका भी लोन था खेती का, उन सभी के यहाँ जिनको बीमा योजना का प्रीमियम कटा, उन सभी को बीमा योजना का लाभ मिला है। और अब तो एक सरकार ने विशेष योजना चलाई है कैंपिंग करके, कि जिन लोगों का लोन नहीं भी है, जिन लोगों की जमीनों पर क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है, उनसे टच करके, उन लोगों से मिलकर और उन पर भी फसल बीमा का उन्हें लाभ दिया जाए। और बीमा का लाभ मिल रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं। अच्छा, बीमा का लाभ आपको लगता है कि उससे संतुष्ट है? बीमा का लाभ मिल रहा है, बीमा का लाभ क्षेत्र में मिल रहा है? मेरे क्षेत्र में मिल रहा है। बड़ा क्षेत्र को बात नहीं है, लेकिन आपके क्षेत्र में ये चीज प्रभावी है। तो ऐसी तमाम चीजें, छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते हैं। आज हमारी परिचर्चा का विषय यही था। हम उन मुद्दों को छुएंगे जहां पर किसी का ध्यान कम जाता है, ना तो हमारी मीडिया का ध्यान जाता है ज्यादातर, ना आप लोग उस मुद्दों को करते हैं। मार्केटिंग क्या है, बेचना क्या है, वो हमने शब्द चाहे जो चुने हो, तो वो आप जो सपने दिखाते हैं, सपनों को हकीकत में लाने के लिए अभी कितने वक्त लगा देंगे आप? 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने दिन हमें इंतजार करना होगा? ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है 5 साल बाद आप फिर कहें बहुत पिछड़ा सरकार 7 सालों में बिगाड़ गई। नहीं, ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर हम एक आपको टाइम लिमिट दे सकें। ये कोई मकान बनना नहीं है कि मकान हमें इतने समय में बना ही देगा ठेकेदार। तो आपकी जो कोटेशन है, साफ नियत सही विकास जी, साफ नियत सही विकास, यही चलेगा। साफ नियत है और विकास आप देख रहे हैं। हम लोगों का इंटेंशन बहुत अच्छा है। माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में और योगी साहब के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार दिनों दिन विकास कर रही है। क्षेत्र का, हर क्षेत्र में आप छोटे लेवल से क्षेत्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक देखिए, हमारी सरकार ने अपने क्षेत्र, समाज और देश की ख्याति बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। कुल मिलाकर जितना ये हुआ कि जब कोई चीज नहीं बनती है तो टूट फूट के समय समाज में बिखराव दिखाई पड़ता है, लेकिन विकास की ओर उन्मुख है आपकी जिला पंचायत खासतौर से, और नगर भी विकास की ओर चल रहा है। लेकिन छोटे मुद्दों की ओर आप लोग ध्यान देंगे, इसी विश्वास मेरे जिला पंचायत क्षेत्र की मैं और थोड़ी सी बात आपको बता दूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ आने का मौका और सौभाग्य दिया। मेरी जिला पंचायत, जो कपन जिला पंचायत क्षेत्र है, कपन ब्लॉक है, वो अभी भी कानपुर जनपद का सबसे सर्वाधिक पिछड़ा ब्लॉक है। तो वहां पर जो आपने सबसे पहला पॉइंट उठाया था शिक्षा, शायद मैं उसके लिए अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय प्रयास पहल कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे यहाँ क्षेत्र में अभी पूरे कपवन क्षेत्र में सिर्फ एक इंटर कॉलेज है। आप डिग्री कॉलेज नहीं है? मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ अभी तक सिर्फ एक इंटर कॉलेज है सेंट्रल स्कूल के लिए, क्योंकि कानपुर से सेंट्रल स्कूल हमारे यहाँ 50 बड़े बेटियां उनके लिए क्या मैं खुद ही बता दे रहा हूँ आपके बिना चर्चा करे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी भी गर्ल्स इंटर कॉलेज और सेंट्रल स्कूल या एक बहुत अच्छी स्तरीय व्यवस्था बहुत कमी थी। तो उसके लिए मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ, और मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करूंगा अपनी सांसद अंजू बाला जी का, जिन्होंने मेरे निवेदन, मेरे आग्रह, मेरे प्रार्थना पर उन्होंने स्वयं केशव जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहा, और उसके तीसरे दिन वहां से डिप्टी सीएम ऑफिस से फोन आ गया, मेरे पास खुद मेरा फोन आया कि आपके क्षेत्र में इसकी मांग मान ली गई है और आप अपने संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय से मिलिए, आपके क्षेत्र में जमीन तलाशने के लिए उनकी मदद करिए। मैंने खुद अपने तरफ से सभी ग्राम सभा के प्रधानों को एक लेटर लिख के और उनसे निवेदन किया है कि ग्राम सभा की बड़ी गाटा संख्या, जो लगभग 10 बीघे 15 बीघे की हो, वो आप उसका प्रस्ताव वहां पर भेजें। और अभी माननीय अंजू बाला जी के मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अंजू बाला जी ने उसके लिए आपके सेंट्रल स्कूल के लिए हमारा बिल्लौर क्षेत्र चुना है, और बहुत ही जल्दी मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल और गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बहुत जल्द आएगा, ये उम्मीद है। विकास की पहली परख ही शिक्षा है। समाज शिक्षित होगा तो विकास की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजों की वो खुद ही कर लेगा। तो इसी आशा के साथ आप विकास उन्मुख बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।